आज हम उस शहर की बात करेंगे जो दशकों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए खौफ का पर्याय बना रहा। एक ऐसा शहर जिसके बारे में राजनीतिक गलियारों में यह अंधविश्वास घर कर गया कि जो भी मुख्यमंत्री यहां कदम रखेगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। वीर बहादुर सिंह से लेकर मायावती और अखिलेश यादव तक इतिहास के पन्नों में कई ऐसे उदाहरण दर्ज हैं जिन्होंने इस अपशकुन के डर से नोएडा से दूरी बनाए रखी। लेकिन साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसे जड़ से भी मिटा दिया। आज की डिबेट में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी, और हम चर्चा करेंगे नोएडा का वो अंधविश्वास क्या था और योगी आदित्यनाथ ने इसे कैसे तोड़ा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी? सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम देखते हैं कि कई दशकों तक उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरता था। उसे लगता था कि उसकी सत्ता चली जाएगी या फिर वो सत्ता में रिपीट नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि योगी जी बार बार नोएडा में आते रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने सत्ता में रिपीट किया। तो क्या ये सच में एक अंधविश्वास था या फिर कुछ और था? बिल्कुल राज, देखिए, नोएडा को पनौती कहना ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास था। और ये अंधविश्वास क्यों था, ये जैसे जैसे हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे अपने आप साफ हो जाएगा। आप देखिए कि 1988 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आते हैं और संयोग ऐसा बनता है कि उसके बाद उनकी सरकार चली जाती है। इसके बाद एनडी तिवारी जो है वो 1989 में आते हैं और फिर संयोग ऐसा बनता है कि उनकी सरकार भी चली जाती है। उसके बाद सियासी गलियारों में यह आम चर्चा हो गई कि सिटिंग सीएम जो भी नोएडा जाता है उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है, और उसके बाद जो सीएम हुए उनमें यह डर देखा भी गया। और जिसने ये लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की उसके साथ ये हुआ भी कि उसकी सत्ता चली गई। अब चाहे 1995 में मुलायम सिंह यादव की बात करें, 1997 में बहन जी मायावती की बात करें, या फिर 1999 में कल्याण सिंह की बात करें, ये जब नोएडा आए इनकी उसी वक्त सरकार चली गई। तो ये और ज्यादा जो मिथ था ये बिल्कुल दिलो दिमाग में कम से कम उस इंसान के तो बैठ जाता था जो सीएम की कुर्सी तक आता था। और यह डर हमने बहुत नजदीकी से उस वक्त देखा जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। डीएनडी का उद्घाटन होना था, लेकिन वो सत्ता जाने के डर से नोएडा आने के बजाय दिल्ली की तरफ से उन्होंने डीएनडी का उद्घाटन किया था। और हालांकि पूरा कार्यकाल वो भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी वो बहन जी की बनी 2007 से 2012 तक। और एक बार फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने 5 साल के कार्यकाल में वो 4 बार नोएडा आई। लेकिन फिर संयोग ये देखिए कि चुनाव हुआ और जो लेटेस्ट वो आई थी 2011 में आई थी। उसके बाद 12 में चुनाव हुआ और वो चुनाव हार गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश यादव को इसके पीछे का कारण यही लगा कि क्योंकि बहन जी 4 बार नोएडा आई और चुनाव से 1 साल पहले वो नोएडा आई थी दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए, तो इस वजह से वो सरकार रिपीट नहीं कर पाई। और ये डर फिर हमने एक बार बहुत करीब से अखिलेश यादव के अंदर देखा। वो अपने पूरे कार्यकाल में 5 साल के में एक बार भी नोएडा नहीं आए। जितने भी शिलान्यास या उद्घाटन हुए वो सब उन्होंने या तो दिल्ली से किए या फिर लखनऊ से किए। यहां तक कि एक बार प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह का यहां कार्यक्रम जुड़ा नोएडा में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे। और ये प्रोटोकॉल होता है जब इतना बड़ा कोई प्रोग्राम है तो जो मुख्यमंत्री है सिटिंग उसको वहां आना होता है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ हाथ खड़े कर दिए और वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। तो उनका जो डर था वो बहुत नजदीकी से देखा। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते वक्त
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वाकया याद करते हुए बताया कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पीएम तब तक नरेंद्र मोदी बन गए थे, तो कोई नोएडा में प्रोग्राम था, तो अखिलेश यादव ने, जैसा कि पीएम दावा कर रहे हैं, उनको चेताया था कि आप अभी नए नए पीएम बने हैं, नोएडा मत आइए, मैं तो आऊंगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें इस वजह से आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो वो मिथ था 1988 से जो चला आ रहा था, उससे पहले कुछ खत्म करने की कोशिश की बहन जी ने, क्योंकि वो 4 बार आई मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो फिर जो अगले सीएम बने उनको यही लगा कि भाई इसी वजह से हारी है। तो फिर जब योगी आदित्यनाथ 2017 में सीएम बनते हैं और 2017 में ही वो एक कार्यक्रम में नोएडा आते हैं, हालांकि उनको भी ये सजेस्ट किया गया था कि आप दूसरे विकल्प से ये सब शिलान्यास या उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये अंधविश्वास नहीं मानते। ना सिर्फ वो 17 में आए, बल्कि उसके बाद कई कार्यक्रम में वो नोएडा आए, और फिर जब वो रिपीट हुए तो ये मिथ टूट गया, क्योंकि ये माना जाता था कि जो चुनाव होगा कम से कम उसमें रिपीट नहीं होगी सरकार। लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बार नोएडा आए और उसके बाद भी सरकार में लगातार वो बने हुए हैं, यानी 2 चुनाव उन्होंने लगातार जीता है। तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, सिर्फ मिथ था, इसमें और कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सत्ता के जाने के डर से जो भी सिटिंग सीएम रहे वो नोएडा से दूरी बनाए रखे। अपनी बातचीत में आपने जिक्र किया था कि मोदी जी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। आप लगातार अंधविश्वास की भी बात कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास नहीं था, लेकिन अगर हम इसे अंधविश्वास मान लें कि अब से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो इसे अंधविश्वास ही मानते थे, क्या इस वजह से नोएडा का जो कहते हैं ना उसकी प्रगति नहीं हुई? क्या यही कारण था? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी आ गया, हम देख रहे हैं यहाँ पर फिल्म सिटी भी बन रही है, तो क्या यही कारण था कि नोएडा अभी तक थोड़ा पिछड़ा सा रह गया था? बाकी अगर हम उसकी जैसे बेंगलुरु की बात करें या दिल्ली की बात करें, इनकी तुलना में इसे हम एक तरह से आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की, फिर भी ये थोड़ा पिछड़ गया था, तो इसका क्या कारण था? देखिए, जो ये मिथ लगातार चला आ रहा था, निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनका डिस्कस करके या फिर वहां क्षेत्र में जाकर आप क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि एकदम ही पिछड़ गया था नोएडा, क्योंकि 2007 से 12 तक बहन जी ने बहुत काम यहां पर कराए थे, अलग से डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने ही नोएडा को बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। लेकिन यदि बहन जी को छोड़ दे उनके पहले के, जिसमें कि वो खुद भी थी, और उसके बाद के जो सीएम रहे उन्होंने दूरी बनाए रखी, तो उससे कुछ हद तक फर्क पड़ता है। और ये जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, बार बार वो नोएडा आए, तो उन्होंने भी ये बात कही कि बहुत सारी योजनाएं, चाहे किसानों को लेकर है, चाहे जो फ्लैट और इन सबके बीच में जो बायस के बीच में जो विवाद लगातार चल रहा था, अब क्योंकि सीएम इधर रुख ही नहीं करते थे, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जीवन भर की अपनी पूंजी मकान लेने के लिए लगा दी, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारी चीजें सॉल्व हुई किसी हद तक जब मुख्यमंत्री लगातार नोएडा आते रहे। हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बार बार इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की और वो लगातार नोएडा आते रहे। तो क्या योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर इतना भरोसा था कि उन्हें यकीन था हम दोबारा जीतेंगे, या फिर वो इस अंधविश्वास से डरे नहीं? आपको क्या लगता है, क्या इसका वो कारण रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है, जैसा कि हिम्मत पहले भी बहन जी ये जुटा और दिखा चुकी थी। वो भी 5 साल में 4 बार नोएडा आई थी, क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और यदि, हालांकि अखिलेश यादव की भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन वो इस मिथ को मानते थे तो वो नहीं आए। लेकिन अंधविश्वास तोड़ना था योगी आदित्यनाथ को, पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वो आए। और जिस तरह का उनका खास तौर से चाहे बुलडोजर एक्शन को लेकर रहा हो, माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल जो उनका नजरिया था,
उसको देखकर जनता में उनका खुद का जादू चला। उनका जो असर था पिछले 5 साल का, वो 22 के चुनाव में देखा गया और तमाम कयास और इन सब चीजों के बावजूद फिर से बीजेपी वहां पर रिपीट हुई और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। तो उनका आत्मविश्वास अंधविश्वास पर भारी पड़ा और जो एक मिथ था, अभी मुझे लगता है कि अब जो आगे कोई भी सीएम बनेगा, अब उसके मन में कम से कम यह अंधविश्वास तो नहीं रहना चाहिए कि नोएडा आएंगे तो सत्ता गंवा देंगे। हम देख रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी ने दोनों ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और ये भी हम जानते हैं कि 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को अखिलेश यादव भी दादरी में एक महारैली करने वाले हैं। मायावती भी लगातार यहां पर आने की बात करती हैं, हालांकि उनकी रैली कैंसिल हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो ये 27 में इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें नोएडा फैक्टर काम करने वाला है? बिल्कुल, मुझे तो आज भी ये लगता है कि बहन जी ने जब 9 अक्टूबर को रैली होनी थी 2025 में मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि पर, उस वक्त भी नोएडा का कार्यक्रम भी था, लेकिन रैली हुई लखनऊ में ही। और अभी जब उनकी जन्म जयंती थी तो उसमें भी उन्हें नोएडा आने की बहुत खबरें ऐसी चली कि नोएडा से इस बार रैली करेंगी, लेकिन फिर वो नोएडा नहीं आई। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो अंधविश्वास दूर होने की बात हो रही है, लेकिन शायद बहन जी के मन में वो है कि वो 4 बार अपनी सरकार में आई तो इसलिए वो रिपीट नहीं हुई। तो शायद अभी भी वो नोएडा से इसलिए दूरी बनाती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास इस अंधविश्वास पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं जो दूसरे नेता हैं वो इस मिथ को पकड़कर अभी भी बैठे हुए हैं। ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहिए या फिर जो फैसले वो ले रहे हैं उसको लेकर कहिए। दूसरा ये कि देखिए, अखिलेश यादव की सरकार गई थी 2017 में और 17 के बाद भी वो कहीं जाके 22 में नोएडा आए थे, यानी फिर 5 साल वो हारने के बाद भी हिम्मत नहीं दिखा पाए। और या फिर वो हालांकि कई छोटे प्रोग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो आते रहे हैं अभी भी, लेकिन जो बड़ा कार्यक्रम है वो अब 29 मार्च को यहाँ दादरी में होना है। तो मुझे लगता है कि अब ये मिथ सबको खत्म कर देना चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो रोचक इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है, हालांकि वीर बहादुर सिंह की सत्ता जाने के बाद ये मिथ शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले यदि हम देखते हैं तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था और सरकार में कांग्रेस रही 52 से 67 तक। और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने तो कार्यकाल पूरा किया, कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री रहे किसी ने भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और आप देखिए कि ये यूपी का इतिहास है कि 1952 से 2007 तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो दोष दिया गया वो 1988 के बाद जो नोएडा को अपशकुन कहा गया या पनौती कहा गया, सारा ठीकरा नोएडा के ऊपर फोड़ दिया गया। लेकिन यदि हम इतिहास देखेंगे तो बहन जी एकमात्र मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1952 से तब तक अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल किया था। उसके बाद लगातार जो भी सीएम बन रहा है उसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। और जहां तक अपशकुन की बात है, ये अलग बात है कि नोएडा के लिए कह दिया गया, लेकिन एक चाहे हम एनडी तिवारी की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, 2-2, 3-3 बार वो सीएम रहे, लेकिन एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया गया। तो ये जो आप कहिए कि बहन जी जो हैं उनके पास ये गौरव हासिल है कि वो एक तो अब तक के जितने भी सीएम उत्तर प्रदेश के हुए हैं सबसे ज्यादा वक्त तक वही मुख्यमंत्री रही हैं। और ये भी गौरव उनके साथ है कि 5 साल 1952 से और 2007 में पहली बार 5 साल का कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री ने पूरा किया तो वो बहन जी मायावती ही थी।
हम मायावती पर लौट कर आएंगे, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इतने लंबे समय तक आप कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह पाया। लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि हमारे यानी कि प्रदेश का कोई राजा है, कोई राजा बनना चाहता है, वो खुद एक अंधविश्वासी है, तो क्या जनता को उस पर भरोसा करना चाहिए? जैसे हम मायावती की ही बात कर रहे हैं, मायावती शायद इसीलिए आने से अब भी डर रही हैं कि उन्हें लगता है कि ये नोएडा आने से उनकी सत्ता यानी कि उसमें रिपीट नहीं करेंगी। जो राजा खुद ही अंधविश्वासी है तो उसकी जनता कैसी होगी, उसकी प्रजा कैसी होगी? और प्रजा को क्या अपने राजा पर ऐसे पे भरोसा करना चाहिए? देखिए राज, सबसे पहली बात तो यह है कि आस्था के साथ अंधविश्वास जुड़ा होता है, और आस्था के सबसे बड़े संत के तौर पर यदि हम देखें तो योगी आदित्यनाथ खुद हैं। वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, तो उन्हें ज्यादा इन चीजों पर विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि जो पूजा पाठ ये सब करते हैं उन्हें ज्यादा अंधविश्वासी माना जाता है। लेकिन संयोग ये देखिए कि वो इस अंधविश्वास को खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, और जहां पहले कोई सीएम सरकारी योजनाओं के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए भी नहीं आ पाता था, वहीं यदि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो तो प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन के लिए भी आ रहे हैं, और इसके लिए जो उनके विरोधी हैं वो उन पर निशाना साधते रहते हैं कि वो खुद तो कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे हैं नोएडा को, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के उद्घाटन के लिए जरूर आ रहे हैं। तो एक तरफ एक ऐसा नेता है जिसको अंधविश्वासी कहा जा सकता था, जिसका बैकग्राउंड उस तरह का था, वो अंधविश्वास खत्म करने के पीछे लगा हुआ है। वहीं दूसरे नेताओं की यदि बात करें तो वो इस मिथ को अभी भी पकड़े हुए हैं, ऐसा लगता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए अभी 27 में चुनाव होना है, और ये जो जनता का मूड है किस तरफ जाता है अभी इसमें भी वक्त है, लेकिन सबकी तरफ से माहौल बनाया जा रहा है वो अलग चीज है। लेकिन नोएडा से बेरुखी जो रही थी अब तक के मुख्यमंत्रियों की, वो मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ ने दूर की है, और वो लगातार जो भी योजनाएं हैं उन्हें लेकर यहां शिलान्यास भी करने आते हैं और उद्घाटन करने भी आते हैं। एक छोटा सा सवाल और मन में मेरे पनप रहा है कि अब से पहले हम देखते थे कि नोएडा को लोग अंधविश्वासी मानते थे, यानी कि अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है सब नोएडा की तरफ को दौड़ कर आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये एक दूसरा अंधविश्वास बन जाए कि अब नोएडा आने वाला सीएम ही जीतता है, कुर्सी पर बैठता है? ऐसा तो नहीं होगा? देखिए अब दावे तो ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं कि वो यहां नोएडा से जो अपनी रैली के जरिए जो चुनावी आगाज है या चुनावी शंखनाद है अपनी पार्टी के लिए वो करने जा रहे हैं। उनका दावा ये है कि अब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के लिए अछूत समझा जाता था, यानी यहां बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में समाजवादी पार्टी थी। लेकिन अब दावा जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो ये कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उभरती हुई इस बार समाजवादी पार्टी दिख रही है, और इसका असर 27 में भी दिखेगा। तो वो तो इस उम्मीद के साथ हैं। लेकिन जब तक बहन जी यहां नहीं आती हैं या कोई कार्यक्रम उनका नहीं होता है, तब तक ये अंदेशा तो रहेगा कि शायद वो नोएडा से बचती हुई दिख रही हैं। अंत में मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि 27 में इलेक्शन है, हम नोएडा को थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं और हम देखते हैं कि वीर बहादुर सिंह से लेकर अगर हम मायावती तक बात करें, मायावती ने भी हालांकि अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, 4 दिन कम उनकी सरकार चली थी। तो उस दौर में ऐसा क्या था कि जो जनता थी अपने नेताओं पर या फिर अपने राजा कहिए या फिर अपने सीएम पर भरोसा नहीं जता पा रही थी और उनकी सत्ता गिर जाती थी? वो अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? देखिए जो सरकारें गिर रही थी, और आप इसको ऐसे क्यों समझते हैं या इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा क्यों करें कि जो नोएडा है उसकी सत्ता गई। आप देखिए कि 52 से सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत बने थे, उसके बाद संपूर्णानंद मुख्यमंत्री हुए। 52 से और 54 तक मुख्यमंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद जो संपूर्णानंद हैं वो सीएम रहे।
फिर चुनाव होता है, फिर वो सीएम रहे। तो जो सियासी समीकरण है वो इस तरह के रहे कि या तो पार्टी में असंतोष रहा, या फिर जब गठजोड़ की सरकारें बनने लगी तो उसमें कभी इधर पाला बदला पार्टियों ने, कभी उधर बदला। तो ये सियासी समीकरण जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप देखिए कि राष्ट्रपति शासन बहुत ज्यादा टाइम रहा, मतलब इतने टाइम कोई मुख्यमंत्री नहीं बना होगा जितने टाइम राष्ट्रपति शासन रहा है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता रही उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी एक बड़ा कारण रहा इन सबके पीछे। लेकिन इसको जोड़ दिया गया नोएडा से कि जो भी नोएडा आया वो अपनी कुर्सी गवा बैठा। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि जो नोएडा नहीं आए वो भी सत्ता में नहीं वापसी कर पाए, और जो नोएडा आए वो भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। तो ये पूरी तरह से एक मिथ था, और ये सब कुछ जो होता रहा ये राजनीतिक अस्थिरता के चलते हुए रहा। आप देखिए कि जब मुलायम सिंह की सरकार गई तो उस वक्त मायावती के साथ उनका गठबंधन था, मायावती ने उनसे गठबंधन तोड़ के बीजेपी से किया। जब मायावती की गई तो फिर वो गठबंधन टूटा। तो ये जो सियासी या ये कहे कि राजनीतिक जो अस्थिरता थी वो एक बड़ा कारण था। नोएडा का अपशकुन कहना वो सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास था जिसे किसी हद तक दूर करने में योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे हैं। आज की चर्चा से यह तो साफ हो गया कि राजनीति में अंधविश्वास का स्थान तब तक ही रहता है जब तक कोई उसे चुनौती देने वाला खड़ा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के उस पुराने जिन्स को तोड़कर यह साबित कर दिया कि सत्ता अंधविश्वासों से नहीं बल्कि कर्म और जनता के विश्वास से चलती है। नोएडा अब शापित शहर की छवि से बाहर निकलकर विकास के इंजन के रूप में पहचाना जा रहा है। आज की डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजमा हुर्रे और आप न्यूज वॉच इंडिया देख रहे थे।